सो गाइस, हम अभी डिस्कस कर रहे थे सिंक्रोनाइजेशन के बारे में। हाँ गाइस, तो वही होता है सिंक्रोनाइजेशन के, ये एक टाइप का पैरामीटर्स एक्सचेंज करता है सर्वर और क्लाइंट के बीच में। ओके, और इट इज स्लो कनेक्शन, ये तो पता ही है, क्योंकि सारे डेटा के अगेंस्ट हमें एक एक्नॉलेजमेंट चाहिए ही चाहिए। ओके, सेंडर हैज टू वेट फॉर एक्नॉलेजमेंट बिफोर सेंडिंग फर्दर डेटा। जैसे सेंडर के पास 10 डेटा है, इसने भेज दिया एक डेटा, तो ये दूसरा भेजने के लिए एक्नॉलेजमेंट का वेट करेगा सामने से, जब तक एक्नॉलेजमेंट आएगा नहीं ये दूसरा डेटा भेजेगा ना। ओके, और ये रीट्रांसमिशन भी करता है, ये पता है आपको गाइस। ये रीट्रांसमिशन कैसे करता है? रीट्रांसमिशन इसलिए करता है कि अगर कोई डेटा हमारा गया और वो ड्रॉप हो गया रास्ते में, तो उसके लिए रीट्रांसमिशन करता है। ये चीज मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा थोड़ा विस्तार में, क्योंकि इसमें है थोड़ा सिलेक्टिव एक्नॉलेजमेंट है, बहुत सारे एक्नॉलेजमेंट है, तो वो मैं आपको बताऊंगा, समझ में आएगा। ओके, सो ट्रांसमिशन ऑटोमेटिक डन होता है। ओके, ट्रांसमिशन डन ऑटोमेटिकली। रीट्रांसमिशन वेल कनेक्शन लेस। कनेक्शन लेस क्या होता है? यूडीपी। यह है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। इसका प्रोटोकॉल नंबर क्या? प्रोटोकॉल नंबर 17। ओके गाइस, सो इसका प्रोटोकॉल नंबर 17 है गाइस। सो ये जो है 3 वे हैंडशेक बिल्कुल भी नहीं करता, जैसे हमारा टीसीपी था। क्या था ये? टीसीपी। what it was doing? It was doing 3-way handshake before sending the data. What? And now in user datagram protocol, in UDP, it never do 3-way handshake. Okay, it continue to send data without caring for receiver, either it received the data or not. ये ना कंटिन्यू डेटा भेजता रहेगा, इसे कोई मतलब ही नहीं है कि सामने वाले को डेटा मिल रहा है या ना मिल रहा है या ड्रॉप हो रहा है, ये भेजता जाएगा, ये कुछ भी वेट नहीं करेगा। कैसे? जैसे आप देख सकते हो टीवी या वीडियो कॉलिंग पे बात कर रहे हो, वो भी है इसका मतलब यही प्रोटोकॉल यूज होता है। वीडियो कॉलिंग में आपने बात कर रहे हो, किए जा रहे हो उस पर, इसलिए तो फास्ट होता है वीडियो कॉलिंग। कोई आपका मान लो बीच में नेटवर्क के इश्यू की वजह से ड्रॉप हो गया, मतलब कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया, और वो जो चीज वो बोल रहा था वो आपको सुनाई नहीं दिया, तो फिर आप बोलोगे कि हाँ भाई बता दो क्या बोल रहे थे, मेरे को नहीं सुनाई दिया। तो ये वही होता है यूडीपी। एक्नॉलेजमेंट का कोई फंडा नहीं है इसमें, इसीलिए तो फास्ट है, कोई वेट ही नहीं करना है, डेटा पहुंचा या ना पहुंचा कोई मतलब नहीं है। रीट्रांसमिशन भी नहीं होता है। कैसे रीट्रांसमिशन होता था ना टीसीपी में, जब भी कोई डेटा हमने भेजा वो कहीं ड्रॉप हो गया तो वो उसके अगेंस्ट एक एक्नॉलेजमेंट भेजता था, तो हमें पता लग जाता था कि ये डेटा नहीं पहुंचा है, तो हम फिर रीट्रांसमिशन करते थे। इसमें कोई रीट्रांसमिशन नहीं होता। फ्लो कंट्रोल के बारे में अब हम बात करते हैं गाइस। हमारा यूडीपी एंड टीसीपी हो गया क्लियर। वेल, फ्लो कंट्रोल, व्हेन क्लाइंट मेमोरी गेट्स फुल, it will send a not ready message to the server, informing it to stop the transmission for a time being to allow client to process data already received. Okay, when received data gets proceed, then client will send ready message to the server informing to resume transmission. So guys, हम ये क्या समझे, इससे क्या समझ में आया? ये फ्लो कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल वो है कि हमने कोई डेटा भेजना है तो सर्वर हमें बताएगा कि हम अभी इस पहले एक डेटा हमने भेजा, सर्वर के पास पहुंच गया, तो वो उसे प्रोसेस कर रहा है, तो वो बोलेगा कि भाई अभी रुक जाओ, अभी डेटा मत भेजो, अभी इसको प्रोसेस करने दो, ये प्रोसेस हो जाएगा उसके बाद फिर भेजना डेटा। तो अगर क्लाइंट सर्वर बिजी है तो वो भेज देगा नॉट रेडी मैसेज, तो पता लग जाएगा क्लाइंट को, हाँ भाई ये अभी बिजी है, इसका मेमोरी फुल है, मेमोरी फुल है सर्वर का, तो क्लाइंट वेट कर लेगा। तो इसी को तो फ्लो कंट्रोल करते हैं, कहते हैं फ्लो जो है वो कंट्रोल में आ गया है,
इसी को, इसके नाम से आप समझो, नेम जो है वही सारा कुछ आपको आंसर दे देगा। फ्लो कंट्रोल मतलब जो भी डेटा का फ्लो है उसको कंट्रोल कर रहा है ताकि वो बर्बाद ना हो डेटा हमारा, कंट्रोल आउट ऑफ कंट्रोल ना हो, उसी को कंट्रोल कर रहा है। जब मेमोरी फुल हो गया तो फ्लो को कंट्रोल कर दिया कि हाँ भाई अब मत जा, मेमोरी खाली होने दे फिर भेजते हैं। गॉट इट? आई होप समझ में आया होगा बहुत आसान तरीके से। वेल गाइस, विंडोइंग, तो हम विंडो के बारे में कहते हैं बात। टू मेक कनेक्शन स्पीडी, विंडो साइज विल नेगोशिएट इन ऑर्डर टू डिफाइन guys how many segment can we send at a once against a single acknowledgement। ये विंडो जो है ना, ये वही चीज है कि हमने एक एक्नॉलेजमेंट के बदले में कितना सेगमेंट भेज सकते हैं वो डिसाइड करता है। तो पहले विंडोइंग हुआ करता था, बिफोर विंडोइंग। विंडोइंग से पहले क्या होता था, हमने एक डेटा भेजा, एक सेगमेंट डेटा भेजा, तो हम वेट करेंगे उसके एक्नॉलेजमेंट के लिए, फिर हमने दूसरा डेटा भेजा, फिर हमें एक्नॉलेजमेंट मिला, फिर तीसरा भेजा, अगर तीसरा ड्रॉप हो गया तो ये फिर एक्नॉलेजमेंट देगा, तो फिर हमें मिलेगा, ये 2 का एक्नॉलेजमेंट दे देगा, तीसरे का देगा ही नहीं। तो ये समझ जाएगा कि हाँ भाई तीसरा डेटा तो उसके पास पहुंचा ही नहीं है भाई, तो ये क्या करेगा, भेज देगा तीसरा सेगमेंट फिर दोबारा। समझा भाई? आफ्टर विंडोइंग गाइस, देखो हम बहुत सारे आप टीचर को देखते होंगे कि जो पढ़ा रहा है और बीच में 2-4 मतलब किस्से कहानी सुनाने लगा, इससे आपका टाइम भी ज्यादा लग जाए, है ना। तो हम नहीं चाहते हैं कि आपका टाइम वेस्ट हो, क्योंकि अभी के टाइम में किसी के पास भी टाइम नहीं है, फालतू टाइम किसी के पास भी नहीं है। तो हम चाहते हैं कि जितने कम टाइम में हम अच्छे से एक्सप्लेन कर सके, जितना कम टाइम लगे मैं चाहता हूं अच्छे से एक्सप्लेन करके आपके सामने रख सकूं चीजों को। तो इसलिए मैं शॉर्ट वीडियोस में ला रहा हूं। मैं चाहता तो इसको 1-2 घंटे का बना देता, पर नहीं, मेरे पास भी टाइम नहीं है, मैं जानता हूं आप लोगों के पास भी टाइम नहीं होगा, क्योंकि अभी बहुत भागी दौड़ी वाली जिंदगी है सच में। तो गाइस देखो, आफ्टर विंडोइंग क्या होता है, नेगोशिएशन क्या होता है, 3 वे हैंडशेक में क्या होता है, विंडो साइज नेगोशिएट होता है। ये विंडो साइज क्या है, 4 है। तो अब क्या होगा, एक बार में ये डिसाइड करेंगे कि एक बार में हमने कितना सेगमेंट भेजना है, 2 भी भेज सकते हैं, 1 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, वो हमारी मर्जी है। तो इसने डिसाइड कर लिया कि एक बार में हम 4 ही भेजेंगे, सेंडर ने डिसाइड किया आपस में 3 वे हैंडशेक करके नेगोशिएट कर लिया विंडो साइज कि हाँ भाई हम 4 विंडो साइज भेज रहा हूँ आपको। तो वो 3 वे हैंडशेक में नेगोशिएट होता है विंडो साइज, ये याद रखना। MTU साइज भी नेगोशिएट होता है। तो इसने एक बार 4 डेटा भेजा रिसीवर को, रिसीवर 5 एक्नॉलेजमेंट 5वें डेटा का भेजा है, क्योंकि हमें 4 तक पहुंच गया है। अगर ये सेंडर 3 डेटा भेजता तो एक्नॉलेजमेंट चौथे का भेजता, ये 3 डेटा 3 सेगमेंट भेजता तो रिसीवर चौथे का भेजता। इसका मतलब है कि 3 तक हमने रिसीव हो गया, अब चौथा से तुम्हें स्टार्ट करो। तो इसने भेज दिया 4 सेगमेंट, तो पहुंचा रिसीवर को, तो रिसीवर बोल रहा है कि 5वें से भेजो, अब 4 तक मिल गया है मुझे। तो फिर सेंडर 5 से स्टार्ट करके भेज दिया, देखे 5, 6, 7, 8। फिर ये भेजा कि भाई तुम्हारा 6 जो है ना वो ड्रॉप हो गया है, ये भेजा ना 6, तो फिर ये दोबारा रिट्रांसमिशन कर देगा कि हाँ भाई 6 ले लो। ओके गाइस, अब 3 वे हैंडशेक वो तो मैं समझा ही दिया था क्या होता है। TCP रिक्वायर्ड कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट बिफोर डेटा ट्रांसफर। TCP में कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट करना पड़ता है डेटा को ट्रांसफर करने से पहले। फॉर कनेक्शन टू बी एस्टैब्लिश्ड और इनिशियलाइज द टू होस्ट मस्ट सिंक्रोनाइज देयर इनिशियल सीक्वेंस नंबर। ये इनिशियल सीक्वेंस ISN क्या होता है, ये एक इनिशियल का सीक्वेंस नंबर होता है जो कि सिंक्रोनाइज करना पड़ता है, आपस में एक्सचेंज करना पड़ता है। ये होस्ट है और ये होस्ट हेड क्वार्टर, मतलब ये Q है और ये P है, होस्ट P है, होस्ट Q। तो इसने भेजा सिंक और प्लस सीक्वेंस नंबर, सिन पैकेट भेजेगा और उसमें सीक्वेंस नंबर X लगा के दे दिया, तो इसको क्या हुआ, रिसीव सिंक और सीक्वेंस नंबर। तो ये अब क्या करेगा, ये देगा एक्नॉलेजमेंट, किसका एक्नॉलेजमेंट देगा, तो इसका सीक्वेंस नंबर का एक्नॉलेज देगा। इसका सीक्वेंस X था तो ये एक्नॉलेजमेंट क्या देगा, X और +1 लगा देगा, 1 ऐड करके भेजेगा। इसके सीक्वेंस नंबर के साथ रिसीवर के सीक्वेंस नंबर के साथ ये सेंडर मतलब अपना एक लगा करके 1 लगा के एक के साथ भेजेगा, और ये अपना सीक्वेंस नंबर अलग से जनरेट करेगा। ये अपना सीक्वेंस नंबर Y जनरेट किया और इसके सीक्वेंस नंबर में 1 दे दिया, X + 1, और भेज दिया। और फिर इससे पता लग जाता है कि उसके पास पहुंच गया। फिर ये भेजेगा उसके
सीक्वेंस नंबर में 1 लगा के और एक्नॉलेज देगा। तो सीक्वेंस नंबर वाई भेजा था ये, तो इसमें 1 लगा के भेज दिया, हो गया 3 हैंडशेक। इतना सो इजी ब्रो, सो इजी। अगेंस्ट सिग्नेचर एक्नॉलेजमेंट, ये तो पहले बता ही दिया था, एक बार में 4 भेजे, फिर भेजा, फिर ये देखो बीच में ड्रॉप हुआ तो ये 6 भेजा, फिर ये 6 से स्टार्ट किया, 7 8 भेजा। ओके गाइज, फिर इधर से आया 9 से स्टार्ट किया, फिर इसने 4 भेज दिया। ठीक है, ये क्या है, विंडो स्केलिंग फैक्टर कहते हैं इसे क्या कहते हैं, विंडो स्केलिंग फैक्टर। और ये देख लो, विंडो स्केलिंग फैक्टर में क्या होता है कि जहां पे आपका डेटा ड्रॉप हुआ है ना, उसके आगे वाला पूरा भेजना पड़ेगा, इसी को विंडो स्केलिंग फैक्टर कहते हैं। जैसे इसने भेजा 5 से भेजा था ना, 5 6 7 8, तो देखो 6 ड्रॉप हो गया, तो ये एक नहीं भेज रहा है, ये एक्नॉलेज 6 से दिया है ना कि 6 का हमें रिसीव नहीं हुआ, तो सेंडर क्या किया, 6 से लगातार 8 तक भेजा है, 6 7 8 देख सकते हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ 6 को ही भेज दिया, इस 6 7 8 तीनों भेजा है। फिर इधर से एक्नॉलेजमेंट आया कि हाँ भाई 8 तक पहुंच गया, 9 से भेजो, तो इसने 9 10 11 12 भेज दिया। ये क्या कहते हैं, ये है विंडो स्केलिंग फैक्टर का मेथड। अब हम आते हैं सिलेक्टिव एक्नॉलेजमेंट पे। गाइस इसके बारे में बात किए थे ना, सिलेक्टिव एक्नॉलेजमेंट क्या होता है। तो देखो, पहले हमने 4 सेगमेंट भेजा, रिसीवर के पास पहुंच गया, तो वो बोल रहा है कि भाई 5 से आप भेजो, तो हमने 5 6 7 8 तक भेजा था, तो 6 रास्ते में ड्रॉप हो गया, तो इसके लिए ये एक्नॉलेजमेंट रिक्वेस्ट क्या भेजेगा, सिलेक्टिव एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। किसके लिए, तो जो ड्रॉप हुआ है उसी के लिए भेजेगा कि हाँ भाई ये डेटा हमारा नहीं रिसीव हुआ है, में ड्रॉप हो गया, तो ये 6 के लिए भेजा, तो ये भेज दिया फिर 6 का सीक्वेंस सेगमेंट देगा। 6 सिर्फ एक ही भेजा है ना, इसने सिलेक्टिव एक्नॉलेजमेंट दिया 6 का, तो इसने सिर्फ 6 को ही भेजा है ना कि पूरे को भेज दिया फिर दोबारा। ये तो वेस्टेज ऑफ डेटा था ना कि फिर दोबारा भेज रहे हैं, फालतू में क्यों भेज रहे हैं। तो इसने भेजा, फिर इधर से एक्नॉलेजमेंट दे दिया 9 का, फिर यहाँ से अपना 9 10 11 12 भेजा, फिर इसने क्या किया 9 और 11 ड्रॉप हो गया, तो फिर ये सिलेक्टिव एक्नॉलेजमेंट 9 और 11 के लिए एक्नॉलेजमेंट देगा, फिर 9 और 11 रिट्रांसमिशन हो गया गाइस। ओके, अच्छा लगा होगा। सो गाइज हम आते हैं टीसीपी एंड यूडीपी को तो कंपेयर कर ही लिए थे, फिर दोबारा देख लेते हैं। टीसीपी में क्या होता है, सेगमेंटेशन ट्रांसपोर्ट लेयर पे डन हो जाता है, ओके, और सीक्वेंसिंग करता है, टीसीपी एक्नॉलेजमेंट करता है, 3 वे हैंडशेक करता है, रीट्रांसमिशन करता है, फ्लो कंट्रोल करता है, और विंडोइंग भी करता है, और स्लो कनेक्शन है, काइंड ऑफ यू कैन से। एंड व्हाट डज यूडीपी डू, एंड इसका तो प्रोटोकॉल पोर्ट नंबर पता ही है, प्रोटोकॉल नंबर पता ही है, इसका 6 है और यूडीपी का 17 है। तो सेगमेंटेशन एप्लीकेशन लेयर पे ही डन हो जाता है यूडीपी के केस में। यूडीपी में सेगमेंटेशन एप्लीकेशन लेयर पे डन होता है, नो सीक्वेंसिंग का कोई मेथड नहीं है, एक्नॉलेजमेंट भी नहीं है, 3 वे हैंडशेक भी नहीं है, और ये रीट्रांसमिशन भी नहीं करता है, ये फ्लो को कंट्रोल भी नहीं करता, विंडो साइज भी नहीं करता है नेगोशिएट, कुछ नहीं, फास्ट है थोड़ा, यू नो। अब हम आते हैं पोर्ट नंबर क्या होता है। ये ट्रांसपोर्ट लेयर पे जितने भी हमारे सर्विसेज हैं एप्लीकेशन लेयर पे, उसको ट्रांसपोर्ट लेयर पे यूज करने के लिए पोर्ट नंबर की रिक्वायरमेंट होती है। जितने भी आपका एप्लीकेशन लेयर का सर्विस है सबका एक नंबर होता है, उसी को पोर्ट नंबर कहते हैं। और लेयर 3 पे जो भी सर्विस है उसके नंबर को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं प्रोटोकॉल नंबर। सो गाइज टोटल पोर्ट नंबर होता है 0 to 65,335। सॉरी हमने गलत लिख दिया, 535। ओके गाइस, सो इनमें वेल नोन पोर्ट कौन से होते हैं, 0 to 1023 इज अ वेल नोन पोर्ट, एंड यूजर डिफाइन एंड रैंडम पोर्ट कह सकते हो 10242 to 65,535 इज अ रैंडम पोर्ट, एंड यू कैन ऑल्सो से इज अ यूजर डिफाइंड पोर्ट। ओके गाइस, सो गाइज ये पोर्ट नंबर प्रोवाइड कौन करता है, अब ये क्वेश्चन आया, तो आप कह सकते हो आईना, इंटरनेट असाइन नंबर ऑफ अथॉरिटी। इसका काम है कि ये एक अथॉरिटी है जो पोर्ट नंबर प्रोवाइड करती है। सो सम हमारे कुछ सर्विसेज हैं एप्लीकेशन लेयर के जो कि ट्रांसपोर्ट लेयर पे यूज होते हैं, उसको हम आपको थोड़ा डिस्कस कर दें। ओके गाइज, सो गाइज ओपन डीएनएस के बारे में पता है आपको, किसी को पता हो तो कमेंट करके जरूर बताना ओपन डीएनएस क्या होता है। ओके गाइज, सो
तो देखो गाइस, ओपन डीएनएस हमारे दो ये होते हैं, जो भी कंपनी है वो अपना एक ओपन डीएनएस रखती है, या तो 8.8.8 दे दी, 2222444 ये सारी दे सकती है। डीएनएस क्या होता है? डीएनएस का पोर्ट नंबर 53 होता है और इट इज यूज टू कन्वर्ट नेम टू आईपी एंड आईपी टू नेम। इसका काम ही है डीएनएस का कि आईपी से नेम को रिजॉल्व करता है, नेम से आईपी। अब क्यों करता है रिजॉल्व, तो ये मैं सेपरेट वीडियोस बनाऊंगा, उसमें समझा दूंगा। मैं ओवरव्यू बता रहा हूँ डीएनएस का कि ये क्यों करता है। कि हमारे जो सिस्टम है ना, वो कभी भी नंबर समझते हैं, नेम नहीं अंडरस्टैंड करते हैं। तो जब भी हमें किसी भी डेस्टिनेशन पे पहुंचना होता है, कोई भी सर्च करते हैं हम, www.google.com हम सर्च किए, तो पीसी को समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है, वो सिस्टम समझेगा ही नहीं नेम को, तो वो उसको कन्वर्ट कर देता है नंबर में। तो नंबर कैसे कन्वर्ट करता है? वो वही है, आईपी एड्रेस है डीएनएस का, जिसमें कन्वर्ट कर देगा, उसके थ्रू हम डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे। ये इसको आप कह सकते हो कॉल बुक। कॉल बुक जैसे फोन होता है, फोन में आपका नंबर होता है, नंबर में नेम सेट है, उसी तरह डीएनएस है। इस पे जितने भी हमारे वेबसाइट हैं, जितना भी है वेबसाइट, सबका नेम के साथ आईपी एड्रेस को रखा हुआ है, ताकि वहां से आदमी पहुंच सके करेक्ट ऑर्डर पे। ओके गाइस, वेल डीएनएस इसके दो पोर्ट होते हैं, 67 एंड 68। 67 सर्वर के लिए होता है, 68 होता है क्लाइंट के लिए। तो डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल है, इट प्रोवाइड ऑटोमेटिक आईपी एड्रेस ऑन क्लाइंट साइड एंड आईना प्रोवाइड करता है। ओके, अब हम आते हैं एसटीपी, एसएमटीपी। ये 25 है इसका पोर्ट नंबर। ये सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, इसको मेल सेंडिंग करने के लिए यूज होता है। एंड POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3, इसका 110 है पोर्ट नंबर, इसको ईमेल रिसीविंग के लिए यूज होता है। HTTP 80 होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, फॉर वेब एक्सेस के लिए होता है, पर इसमें डेटा हमारा प्लेन टेक्स्ट में जाता है, कोई भी उसको रीड कर सकता है। और HTTPS ये सिक्योर है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योरिटी, इसको सिक्योर कहते हैं। इसका 443 है पोर्ट नंबर। ये कोई भी डेटा भेजेगा ना, तो इसको इनक्रिप्ट करके भेजेगा, ताकि हमने इधर से भेजा ABCD और रास्ते में ये इनक्रिप्ट होके चला जाएगा, हैशिंग वैल्यू कोई सा भी वैल्यू में चला जाएगा, ताकि कोई समझ ही ना पाए। SSL ये सॉकेट लेयर सिक्योरिटी है, ये भी सिक्योर है। ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी ये भी है, TLS। तो these are for web access but sending and receiving encrypted format and SSL also create session। समझ गए होगा। अब हम आते हैं टेलनेट के पास। तो फॉर वेब एक्सेस लॉगिंग बट एंड रिसीविंग एंड प्लेन टेक्स्ट में रिसीव होता है ये। एंड SSH तो ये सिक्योर सेल है, इट इज ऑल्सो यूज फॉर रिमोट लॉगिन बट इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में रहता है। अब गाइज हम आते हैं SNMP पे। व्हाट इज SNMP? व्हाट डू यू नो अबाउट SNMP? It has two ports, number 161 and 162, and a simple network management protocol which is used to monitoring the network. It is, you can say also it is a monitoring tool guys. Okay, वेल गाइस, हम आते हैं FTP पे। तो ये फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है विच इज यूज टू डाउनलोड एंड अपलोड द सॉफ्टवेयर। एंड इसके दो पोर्ट्स है, 20 and 21 गाइस। And if I talk about RIP, so it is routing information protocol, which is used to provide routing on the network. So RIP it has 520 port number, and it is also for routing purpose. एंड RIP वर्जन 2 ये भी राउटिंग पर्पस के लिए ही यूज होता है। और BGP ये तो सभी लोग जानते होंगे जो भी नेटवर्क में है अभी, ये बहुत मतलब फेमस प्रोटोकॉल है, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। मोस्टली ये ISP में यूज होता है और बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, बड़े बड़े नेटवर्क में यूज होता है। इसके पोर्ट नंबर के बारे में तो आप देख सकते हो 179 होता है। सो गाइज, हमारे दो टाइप के कमांड लाइन होते हैं, एक तो होता है CLI, एक होता है GUI। एक होता है हमारा कमांड लाइन इंटरफेस। CLI क्या है? तो जैसे कि मैं आपको यहाँ दिखा सकता हूँ, आपको CLI में विंडोज R करो, विंडोज R करो, विंडोज R, इस पे क्या लिख सकते हो, CMD। ये जो है ना, इसको CLI कहते हैं बाबू। जैसे हमने लिखा पिंग, लिखा 192.168.1.1 आ रहा है ना, इसी को CLI कहते हैं। ओके गाइस, राउटर जो है ना वो CLI से ही ज्यादातर यूज होता है। और GUI क्या हो गया? तो ये जो आपके सामने दिख रहा है, ग्राफ दिख रहा है, ये हो गया GUI।
वेल गाइस, तो हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर फाइनली खत्म हुआ। अब हम आते हैं नेटवर्क लेयर की तरफ। बहुत ही लंबी वीडियो हो गई। ओके गाइस, सो हम आज नेटवर्क लेयर क्लियर नहीं करते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में नेटवर्क लेयर क्लियर करेंगे। ओके, तो अभी तक हम ट्रांसपोर्ट लेयर तक ही रहने देते हैं। अगले वीडियो में हम नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर तीनों खत्म कर देंगे। ओके गाइस, सो थैंक यू गाइस। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर पेशेंस।